हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविक्स क्लास। हम अपनी सिविक्स क्लास में पढ़ रहे थे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जिसे हम हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि, मस्तिष्क मंथन विधि या मस्तिष्क विप्लव विधि। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसमें बालक के दिमाग में हलचल पैदा की जाती है या हम ये कह सकते हैं कोई समस्या देकर के उसे विचार विमर्श करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि बालक उस समस्या पर अपने दृष्टिकोण से अपने विचारों को लेते हुए जो भी उसे लगता है उस समस्या के बारे में वो लेकर के और फिर उसके बाद इसके सत्र का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं और फिर मैंने आपको स्टेप्स भी बताए थे कि कक्षा से पहले तैयारी की जाती है, कक्षा पूर्व तैयारी, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप यानी कक्षा सत्र का क्रियान्वयन होगा और उसके बाद सभी अपनी अपनी रिपोर्ट्स को पढ़ के सुनाएंगे और उसके बाद लास्ट में एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। इस तरह से कुछ स्टेप्स मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको ये विधि और भी अच्छे से, इसका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे। तो सबसे पहले हम मेरिट्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके मेरिट्स में इसके गुण कह लो, लाभ कह लो, विशेषताएं कह लो, या फिर हम ये कहें इसकी मेरिट्स कह लो, तो इसमें जो पॉइंट्स आते हैं वो सेम ही रहेंगे। आपने परीक्षा में जैसा भी प्रश्न आता है उसके अनुकूल उन पॉइंट्स को सेट करना होता है। तो अगर हम इनके गुण या लाभ की बात करें तो जो सबसे पहला गुण और लाभ है वो है सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो देखिए, इस विधि में क्या किया जाता है, बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करके और एक समस्या से उनको अवगत करा दिया जाता है कि ये जो भी सारा कार्यक्रम रहेगा वो इस समस्या से के संबंध में रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चा अपने विचार, अपने दृष्टिकोण रखता है, अपनी सारी बात जो है वो बताता है, जो भी उसे उस समस्या के बारे में उसका जो भी विचार है, जो दृष्टिकोण है वो निकल के आता है। तो ये विधि कैसी है, ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या कहता है कि बच्चे पर किसी भी चीज को थोपना नहीं है। ठीक है, बच्चे पर किसी भी चीज को थोपना नहीं है, बल्कि बच्चे को अपनी गति से, अपने तरीके से विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हुए वो अपने आप से सीखे। उसे जो भी लगता है किसी भी टॉपिक के बारे में, उसे इतनी स्वतंत्रता कक्षा में दी जाए कि बच्चा अपनी बात को आपके सामने रख सके और बिना डरे, बिना झिझके बात रख सके। तो यहाँ पे बच्चे के ये जो सीखने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं वो पूरी तरह से लागू हो जाते हैं। तो ये विधि जो है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क मंथन विधि या मस्तिष्क उद्वेलन विधि, तो ये पूरी तरह से सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि है। ये इसका गुण है। अब देखिए, समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक। समीक्षात्मक मतलब समीक्षा करना किसी चीज की। समीक्षा शब्द अगर हम देखते हैं तो समधन इच्छा यानी समान रूप से किसी चीज को देखना। आप क्या करते हो, आप एज अ टीचर पूरी क्लास को ग्रुप्स में जब डिवाइड करते हो तो प्रत्येक ग्रुप को अपने अपने जो भी विचार हैं वो देने होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आप खुद के आपके विचार होते हैं, आपके ग्रुप के जो विचार हैं उस समस्या से संबंधित, आप उनसे तो अवगत होते ही हो। इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं, जो आप दूसरे ग्रुप्स के बच्चे हैं, उनके भी आपको विचार पता चलते हैं। तो अब उस समस्या से संबंधित ही आपके विचार हैं और दूसरों के विचार हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि वास्तव में वो प्रॉब्लम है क्या, या उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे होती है बात समीक्षात्मक दृष्टिकोण की। व्यक्ति दोराहे पे खड़ा है, यानी कि जो उसने मैटर कलेक्ट किया है, जो उसने डाटा कलेक्ट किया है उस समस्या के बारे में या उस टॉपिक के बारे में, क्या वो सही था, या जो सामने वाला ग्रुप बता रहा है उस समस्या या उस टॉपिक के बारे में वो सही है। तो वो क्या करता है, समीक्षा करता है अपनी जो उसके जो विचार है या उसकी जो रिपोर्ट है उसके साथ दूसरे ग्रुप की जो रिपोर्ट होती है उसकी तुलना होती है आपस में। तो बच्चा क्या है, सही नतीजे तक पहुंच सकता है। ये होता है समीक्षात्मक दृष्टिकोण, यानी जो टॉपिक है, जो आपकी समस्या है उस पर आप समीक्षा कर रहे हो, उसकी समान रूप से देख रहे हो कि जो मैंने सारा कुछ इकट्ठा किया है, मैंने जो डाटा इकट्ठा किया है या मेरे ग्रुप ने जो काम किया है वो उस टॉपिक से रेलेवेंट होता है, या वो हम सही तरीके से करके आए हैं, या फिर जो दूसरे ग्रुप ने किया है उसकी रिपोर्ट सही है। तो इस तरह से बच्चों में क्या होता है, समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है इस विधि के माध्यम से। आगे देखिए,
केंद्रित विधि, देखो ये तो पूरी तरह से मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, पूरी तरह से छात्र केंद्रित विधि है, तभी तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है। देखिए मनोविज्ञान की ही देन है ये छात्र केंद्रित विधि। आप सभी जानते होंगे इसे कि मनोविज्ञान ने ही हमें, जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो पहले शिक्षक केंद्रित थी और अब छात्र केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित है, तो ये किसका योगदान है या किसके कारण संभव हुआ? तो मनोविज्ञान के कारण ही ऐसा होना संभव हुआ। तो इस विधि में क्या किया जाता है, सर्वोपरि कौन है? बालक है, ठीक है, बच्चे ही सर्वोपरि हैं, शिक्षक का काम केवल उनको गाइड करना होता है। ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है ना, तो यहाँ पे ब्रेन किसका है? ब्रेन है बच्चे का, जिसमें आपने क्या करना है? तूफान लेकर के आना है। स्टॉर्म माने तूफान लाना, तो किसके दिमाग में तूफान लेकर के आना है? आपने बच्चे के दिमाग में तो तूफान लेके आना है। तो यहाँ पे सेंटर में कौन है? जब बच्चे का दिमाग है तो पूरी की पूरी विधि किस पे डिपेंड करती है? बच्चे पे ही डिपेंड करती है। तो इसलिए ये विधि कैसी है? ये मनोवैज्ञानिक विधि है, अर्थात ये छात्र केंद्रित विधि है, क्योंकि छात्र केंद्रित जो पद्धति है या विधि है, या हम कह सकते हैं हमारी शिक्षा पद्धति हुई है, वो मनोविज्ञान के कहने के फलस्वरूप ही हुई है। मनोविज्ञान ने कहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विचार अभिव्यक्ति करने के अवसर प्रदान करने में सहायक। तो बिल्कुल सही है। बालक को, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कक्षा पूर्व तैयारी में और इसके बाद जो प्लान बनाया जाता है, तो जब सत्र चल रहा होता है तो शिक्षक को ये ध्यान रखना होता है कि बच्चे झिझके नहीं, बच्चे खुल करके अपनी बात को रख सके। आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ये लाइन याद आ गई होगी जो मैं अभी बता रही हूँ। तो वहां पे बच्चों को शिक्षक के द्वारा पूरी तरह से मोटिवेट किया जाता है कि वो बिना डरे, बिना किसी भय से अपने विचार, अपने दृष्टिकोण दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों के सामने रख सकते हैं, उन्हें जो भी लगता है उसके बारे में वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देती है बच्चे को, या अवसर प्रदान करती है ये विधि। उसके बाद है विश्लेषण आधारित प्रक्रिया। देखिए समीक्षात्मक दृष्टिकोण और विश्लेषण आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते ही हैं। विश्लेषण करना मतलब एनालाइज करना किसी चीज को, ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से विश्लेषण पर आधारित है। मतलब क्या होता है कि आपने अगर 4 ग्रुप्स बना रखे हैं तो चारों ग्रुप्स की रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना, सब उस टॉपिक से रिलेवेंट अलग अलग सा कुछ लेकर के आए होंगे। तो यहाँ पे जो जज होता है, ठीक है, जो जज होता है, जो अध्यक्ष बनाते हैं ना, वैसे तो हर एक ग्रुप में एक अध्यक्ष होता है, याद आ गई होगी आपको क्या बताया था मैंने। तो हर एक ग्रुप में से आप बच्चों में से एक अध्यक्ष बनाते हो। उसी तरह से यहाँ पे जो एक रिजल्ट निकालने के लिए एक या तो शिक्षक खुद से अध्यक्ष बनता है, ओवरऑल की बात हो रही है, ठीक है, या तो खुद से बनता है या तो किसी और को अध्यक्ष बना देता है। तो उसको पूरा विश्लेषण करना पड़ता है कि आखिर अगर कंक्लूजन निकाला जाए, यानी लास्ट स्टेप पे पहुंचा जाए, अगर लास्ट सोपान की बात हो जहां पर क्या है समग्र का प्रस्तुतिकरण करके हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचने की बात हो, तो वहां पे विश्लेषण किया जाता है कि आखिर किसका पलड़ा भारी रहा, ठीक है, कौन टॉपिक के ज्यादा करीब रहा, या फिर कौन टॉपिक के बारे में सारी जानकारी लेकर के आया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन समस्या का सही हल निकालने में पूरी तरह से सक्षम हुआ, समर्थ हुआ। तो विश्लेषण करना होता है। विश्लेषण उस अध्यक्ष ने भी करना है और विश्लेषण प्रत्येक स्टूडेंट ने अपने अनुसार अपने ग्रुप का भी करना है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले पूरी तरह से सोचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विधि कुछ रूप इसका वाद विवाद में परिवर्तित हो जाता है, जो कि नहीं होने देना चाहिए लेकिन हो जाता है, जो कि आगे इसके दोष में भी आएगा। तो जब ये वाद विवाद का मतलब ये है कि एक जना पक्ष में, यानी अपने पक्ष को तो सही ठहराना है और सामने वाले के पक्ष को गलत ठहराना है, तो वहां पे ऐसा करने के लिए खुद का एनालाइज करना पड़ेगा, पॉजिटिव पॉइंट्स अपनी बात में ढूंढने पड़ेंगे ताकि सामने वाले को प्रभावित किया जा सके या फिर अध्यक्ष को प्रभावित किया जा सके। तो ये विधि या फिर ये प्रोसेस कैसी है? विश्लेषण आधारित प्रक्रिया है। इसके बाद है अन्य छात्रों के विचारों को जानने का अवसर प्रदान करने में सहायक। देखिए अगर कोई शिक्षक केंद्रित विधि होती है तो उसमें क्या होता है कि अध्यापक अपने बारे में, उसे जो लगता है उस समस्या के बारे में या फिर उसे जो लगता है उस टॉपिक के बारे में वो बता देता है। पूरी की पूरी क्लास में 20 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, वो बच्चे सारे के सारे सुन लेते हैं। उनको मौका नहीं मिलता कि उनको भी ये कहा जाए कि उनके विचार क्या हैं इस पे, ये नहीं पूछा जाता उनसे। लेकिन ये छात्र केंद्रित विधि है तो इसमें बच्चों को भी समान रूप
से अवसर प्राप्त हो रहा है अपने विचार, अपने दृष्टिकोण रखने का। तो ये सबसे अच्छी बात है। और इसके साथ साथ ही बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें सभी बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअली भी और अपनी ग्रुपिंग में भी क्या करेगा, विचार विमर्श करेगा उस समस्या के बारे में या फिर अपनी बात को रखेगा। तो इससे बहुत फायदे मिलेंगे, बच्चे का खुद का दृष्टिकोण स्थापित होगा, बच्चा खुद से अपने आप को स्वतंत्र रूप से रख पाएगा, बता पाएगा कि आखिर उसे इस समस्या के बारे में क्या लगता है या उसके क्या विचार है या उसका क्या दृष्टिकोण है। इसके अलावा क्या होगा, जो बाकी बच्चे यानी उसके ग्रुप के बच्चे जो सोचते हैं वो तो खैर वो मिलकर के काम करेंगे तो पता चल ही जाएगा, लेकिन पूरी क्लास के बच्चे क्या सोचते हैं, उनके विचारों से, उनके दृष्टिकोण से भी वो बच्चा अवगत हो पाएगा, ठीक है, तो सब चीजों के बारे में उसको पता चल पाएगा। तो दूसरों के यानी अन्य छात्रों के विचारों को या दृष्टिकोणों को जानने का अवसर प्रदान करने में ये विधि बहुत ही सहायक है। इसके बाद है कोई अतिरिक्त व्यवस्था या खर्चों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी इसका एक गुण है कि इसमें कुछ व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कक्षा के अंदर ही इसका आयोजन हो जाएगा। कक्षा के विद्यार्थी हैं, शिक्षक है और अध्यक्ष, चाहे तो शिक्षक खुद भी अध्यक्ष बन सकता है या फिर चाहे तो किसी एक शिक्षक को बुला करके बस उसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है और कुछ व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, केवल बैठने की व्यवस्था करनी है, कोई खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये भी इस विधि का क्या है, एक गुण है कि इसमें कोई अतिरिक्त व्यवस्था या खर्चों की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया अभी आपको कि जैसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है, विशेषताएं पूछी जाए तो आप इन पॉइंट्स को विशेषताओं के अनुकूल कर दो या वैसे सेटअप कर दो, और गुण पूछे जाएं, लाभ पूछे जाएं, मेरिट्स पूछी जाएं तो आप जो है इस तरह से इनको लिख सकते हो। तो गुण क्या है, सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है, छात्र केंद्रित विधि है, विचार अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने में सहायक है, विश्लेषण आधारित प्रक्रिया है, अन्य छात्रों के विचारों को जानने का अवसर प्रदान करने में ये सहायक है, कोई अतिरिक्त व्यवस्था या खर्चों की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ये हो गए हैं इसके गुण या लाभ, ठीक है। अब हमने मेरिट्स पढ़ ली है, तो अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स। तो चलिए अब हम डीमेरिट्स पढ़ते हैं। तो अब आपके सामने है डीमेरिट्स, दोष या फिर इसकी हानि। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसके दोष या इसकी हानियों के, इसकी डीमेरिट्स के अंतर्गत, वो है कि इसमें व्यवस्थित और क्रमबद्ध विषय वस्तु नहीं होती, ठीक है। व्यवस्थित मतलब एक व्यवस्था में चलना, जैसे हम कहते हैं कि पहले बच्चे को किसी सरल चीज के बारे में बताओ और फिर सरल चीज के बारे में बता करके फिर उसे कठिन की ओर लेकर के जाओ, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। और इसके साथ ही क्रमबद्धता नहीं होती, जो भी ज्ञान बच्चे को मिल रहा है, जो भी नॉलेज मिल रही है, उसमें कोई भी क्रमबद्धता नहीं है। यानी हमने क्या किया है, प्रत्येक बच्चे को एक टॉपिक या एक समस्या दे दी है, उसे सोचने पर हम मजबूर कर रहे हैं, उसके दिमाग में तूफान लेके आ रहे हैं, लहरें पैदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक बच्चे का माइंड या फिर उसकी इंटेलिजेंसी, उसकी बुद्धि अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक बच्चा उस पर अपने तरीके से विचार विमर्श करेगा, अपने तरीके से सोचेगा, समझेगा और कंक्लूजन तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो उसे ज्ञान प्राप्त होगा, जो नॉलेज प्राप्त होगी, उसमें न तो कोई व्यवस्था होगी और ना ही उसमें कोई क्रमबद्धता या सीक्वेंस होगा। तो ये इसका एक दोष है। उसके बाद देखिए, ये जो विधि है ये पिछड़े, कमजोर या मंद बुद्धि बालकों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। यहाँ पे मैंने बालकों 2 बार लिख दिया है, तो ठीक है, समझ आइएगा, यहाँ बालकों 2 बार लिखा हुआ है। पिछड़े, कमजोर, मंदबुद्धि बालकों हेतु ये उपयोगी नहीं है। तो ये विधि जो है वो केवल इंटेलिजेंट बच्चों के ही काम आ सकती है, सामान्य बालकों के लिए भी इतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं है। और फिर बात करी जाए अगर कमजोर बच्चों की या मंदबुद्धि बच्चों की या पिछड़े बच्चों की, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। इसके अलावा देखिए, आलेखन करने वाले विद्यार्थी के लिए भी ये उपयोगी नहीं है। आलेखन करने वाले विद्यार्थी या फिर हमने बात की पिछड़े, कमजोर या मंदबुद्धि बालक की, तो देखिए जो तीव्र बुद्धि वाला बालक होगा ना, उसकी बुद्धि ही उस समस्या या फिर उस टॉपिक से रेलेवेंट इतनी दूर तक जा करके उसका समाधान ढूंढने में लग सकेगी। एक आप ये कह सकते हैं कि एवरेज जो स्टूडेंट है वो तो कक्षा में जैसे रोज पढ़ाते हैं ना, वो केवल उतना ही पढ़ सकता है, यानी जो शिक्षक काम करवाता है वो उसको टाइम से कर लेता है, अपना होमवर्क करके लाता है, टेस्ट में उसके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, उसके लिए तो इस रूटीन में ही हम ये कह सकते हैं ये भी तारीफे काबिल है अगर वो इतना कर रहा है तो।
और इसके साथ ही अगर हम बात करें पिछड़े, कमजोर या मंदबुद्धि छात्रों की, तो आप मुझे एक बात बताइए, वो बच्चे तो जो रूटीन में शिक्षक काम क्लास में कराता है वो ही नहीं कर पाते हैं, उनको तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, फिर आप इस मेथड में उनको निपुण कैसे कर पाएंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बच्चे इसको नहीं सीख पाएंगे। इसके साथ ही अगर आलेखन करने वाले बच्चे की बात करूं, तो आलेखन करने वाला मतलब जिसने रिपोर्ट तैयार करनी है, याद करो ग्रुप के अंदर एक अध्यक्ष भी बनाना है जो रिपोर्ट तैयार करेगा, एक बच्चे की ड्यूटी लगानी है। 4 ग्रुप बनाए हैं तो कक्षा के 4 बालक उसमें बिजी हो गए हैं, 5 ग्रुप बनाए हैं तो कक्षा के 5 बालक उसमें, क्योंकि एक ग्रुप में से एक, तो 5 बच्चे उसमें बिजी हो गए हैं, तो उनका काम क्या है? उनका काम तो केवल रिपोर्ट तैयार करना ही है, केवल लिखना ही है। तो फिर बताइए वो बच्चे कब सीख पाएंगे? तो कक्षा के अगर 5-6 ग्रुप में से एक एक बच्चा अगर मान लो नहीं सीख पा रहा है, तो उसके लिए ये विधि काहे की काम की है? बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो जिस तरह से ये विधि पिछड़े, कमजोर या मंद बुद्धि बालकों के किसी भी काम की नहीं है, उसी तरह से ये विधि आलेखन करने वाला जो व्यक्ति है या जो बच्चा है जिसकी आपने ड्यूटी लगाई है रिपोर्ट तैयार करने की, उसके भी लिए कोई उपयोगी नहीं है, या इसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है इस विधि की। इसके अलावा है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो देखिए छोटी कक्षाओं का तो हम समझ ही सकते हैं, बच्चों को इस मेथड से पढ़ाना और खास करके छोटे बच्चों को पढ़ाना, छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल है, इजी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या आएगा, उसमें दिक्कत आएगी बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है इतना कितना दूर तक जाएंगे, ना तो कुछ टॉपिक से रेलेवेंट वो जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे इतने बड़े नहीं हैं, या हम ये कह सकते हैं इतने आत्मनिर्भर नहीं है कि वो सारा काम कर ले। इसके अलावा उनकी, जैसे हमने गुणों में देखा था कि ये विश्लेषण आधारित प्रक्रिया है, तो छोटे बच्चों में विश्लेषण करने का या समीक्षात्मक दृष्टिकोण नहीं होता है उनमें, तो ये जो विधि है वो छोटे बच्चों के लिए या फिर छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इसके अलावा मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा विद्यार्थियों के मूल विषय से भटकने की संभावना। अब इसमें कैसी अभिव्यक्ति की जाती है? मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति जब बालक करता है या फिर हम करते हैं, हम अपने पर ही लेकर के देखते हैं, अगर हमें कुछ बात कहने के लिए कहा जाता है, हम जिसमें मौखिक रूप से मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात को किसी के सामने रख रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं अनावश्यक बात भी बीच में आई जाती है, ठीक है। हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, ये तो हमारी, या फिर मैं ये कहूंगी ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव स्वभाव है कि जब हम मौखिक रूप से कोई बात कह रहे होते हैं तो हम पॉइंट टू पॉइंट कभी भी बात नहीं कहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस बात को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सभी एक्सेप्ट करेंगे। मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ ना मौखिक रूप से, तो मैं भी बहुत दूर तक चली जाती हूँ, और अगर लिखने की बात होगी तो हम क्या बात करते हैं, उसी पॉइंट से रिलेटेड ही खड़े रहते हैं, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकते हैं। तो आप ये देखिए, जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो वो तो कक्षा के बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ भी ऐसा होना स्वाभाविक ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जब मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा होता है, जब अपनी बात, अपने विचार अभिव्यक्ति कर रहा होता है, तो उस दौरान वो मूल विषय से, यानी जो हमारा मेन टॉपिक है, जो प्रॉब्लम है, उससे दूर निकल जाता है। यह संभावना रहती है कि मूल विषय से वो, मेन टॉपिक से वो भटक जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी भटक जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं इस बात की आशंका रहती है, संभावना रहती है, या फिर हम ये कह सकते हैं चांसेस रहते हैं ऐसा होने के, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इसका एक दोष हो गया, या फिर इसकी हानि, डीमेरिट, कुछ भी कह लीजिए, वो हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट बिंदु जो है वो क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि वाद विवाद का रूप ग्रहण करने की आशंका रहती है इस मेथड में। वाद विवाद का रूप ग्रहण करना मैंने अभी आपको पहले ही बताया था। इसमें क्या होता है, इसमें आप ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप बनाने के बाद उनमें से एक अध्यक्ष बन जाता है जो कि रिपोर्ट तैयार करेगा, और फिर सभी को अपनी अपनी जो भी उनकी जो सत्र होता है उसमें खड़े होकर के अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपने ग्रुपिंग कर रखी है और प्रत्येक ग्रुप को अपनी जो थिंकिंग है या जो अपना दृष्टिकोण है उसको तो ऊंचा बताना है, ठीक है, उसके बारे में तो ये बताना है कि भाई हमारा जो हमने कंक्लूजन निकाला है, जो हमने समस्या का समाधान निकाला है, या जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, या जो भी हमने जानकारी प्राप्त की है, जो भी हमारे इस विषय में विचार हैं, दृष्टिकोण है, वो तो बिल्कुल सही है। और सामने वाले को क्या दिखाना है, सामने वाले की बात को इन्होंने काटना होता है।
तो इस बात के चलते चलते इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसमें वाद विवाद कराना है हम नहीं कराते हैं वाद विवाद। शिक्षक नहीं ये कहता है कि आप खड़े होकर एक दूसरे के अगेंस्ट बोलें, लेकिन ना चाहते हुए भी अपने आप से ही ये वाद विवाद का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ना चाहते हुए भी आपस में वाद विवाद का रूप ग्रहण कर लेता है। क्योंकि क्या होता है इसमें, क्योंकि हमने ग्रुपिंग कर दी है और फिर प्रत्येक ग्रुप को अपनी रिपोर्ट का या जो अपने विचार हैं, जो दृष्टिकोण है, उसको तो उत्तम बताना है और दूसरे ग्रुप की बात का खंडन करना है। ये आप अपने आप ही मन में आ जाता है कि हमने अपने ग्रुप को आगे रखना है। ठीक है, चाहे हम कितना ही कुछ करें, जब हम किसी चीज में लीडर बन जाते हैं या जब ग्रुप्स बने होते हैं तो हमारी अपने आप से माइंड में ये आ जाता है कि हमारा ग्रुप ही जीतना चाहिए, सही करके गलत करके कैसा भी करके बस जीतना हमारा ग्रुप ही चाहिए। ऐसा होता है ना, ऐसी भावना आती है हमारे मन में जब हम ग्रुप में खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी बस वही चीज है। तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के अंतर्गत सत्र का आयोजन करते हैं या इस विधि का प्रयोग करते हैं, तो ना चाहते हुए भी जो माहौल है, जो हम कह सकते हैं जो रूप है, वो वाद विवाद का हो जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो अपने आप में खो ही जाती है। प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक ग्रुप दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है और ना चाहते हुए भी इसमें वाद विवाद का रूप ग्रहण कर लिया जाता है इस मेथड का यूज करते हुए सत्र के द्वारा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है कक्षा में अनावश्यक प्रतिद्वंदिता का वातावरण का उत्पन्न होना। ठीक है, अब कक्षा में क्या होता है, कंपटीशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। कैसे हो जाता है तो इसके बारे में सुनिए। क्योंकि बच्चे यहाँ पे वाद विवाद करते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि वाद विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की बात का खंडन करना होता है और अपनी बात को ज्यादा ऊंचा या ज्यादा सही बताना होता है, ये सब हम जानते हैं। अब यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जब सत्र चल रहा है उस दौरान तो कंपटीशन है ही सही, क्योंकि प्रत्येक ने अपने ग्रुप को आगे रखना है। उसके अलावा क्या होगा, जब वो खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, जब सत्र खत्म हो गया, इस विधि का हमने प्रयोग कर लिया, उसके बाद भी क्या रहेगा, उसके बाद भी बच्चे एक दूसरे के जैसे दुश्मन नहीं हो जाते, एनिमीज नहीं हो जाते कि हम तो, और अगर जो जीतने वाला ग्रुप है ना वो दूसरे ग्रुप को चिढ़ाएगा भी सही। आपने ये माहौल देखा होगा जब ग्रुपिंग का ये सिस्टम होता है कि हम तो उस टाइम पे फर्स्ट आए थे, तुम पीछे रह गए थे, तुम्हारी बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, कॉम्पिटिशन, हायर लेवल का कॉम्पिटिशन रहेगा आपस में। ठीक है, वो ग्रुप ना, आप ये समझो कि हमेशा के लिए वो ग्रुप बन जाएंगे। आप तो केवल बनाओगे इस मेथड का यूज करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज करने के लिए वहां पे ग्रुप बनाओगे, लेकिन वो ग्रुप आपकी कक्षा में हमेशा के लिए अपने आप से ही बन जाएंगे। आप नहीं बनाओगे, अपने आप से बन जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कक्षा में हर वक्त बिना काम के अनावश्यक रूप से एक कंपटीशन चलता रहेगा, जो कि नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए। कंपटीशन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि एकदम, जिसको कहते हैं ना कि एकदम क्लियरेंस वाला। ठीक है, एकदम क्लियर, बिना वैर भावना के जो कंपटीशन होता है कि ठीक है जनरली सबने कोशिश करनी है आगे बढ़ने की, ऐसा कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन इससे जो है वो ग्रुपिंग हो जाएगी क्लास के अंदर, जो क्लास मिलजुल करके काम करती है या एक दूसरे का सहयोग करती है वो बंद हो जाएगा, वो हेल्प नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरे ग्रुप का व्यक्ति है तो अगर उसको कोई चीज़ भी चाहिए तो दूसरे ग्रुप का कोई व्यक्ति है जिसको चीज़ चाहिए तो वो वाला पहला वाला ग्रुप नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनका आपस में जो है वो एंटी हो जाएंगे एक दूसरे से। और कक्षा में माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए ना, स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, एकदम स्वस्थ प्रतियोगिता, तो वो नहीं रहेगी, हेल्दी कंपटीशन नहीं रहेगा, बल्कि आपस में एक दूसरे के वो प्रतिद्वंदी आप उसको कह सकते हो या फिर विरोधी बन जाएंगे एक दूसरे के। तो इस तरह से ये इसके दोष है। व्यवस्थित और क्रमबद्ध विषय वस्तु नहीं होती इसमें, ये पिछड़े, कमजोर या मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। इवन यहाँ तक कि मैं तो कहूँगी कि सामान्य बालकों के लिए भी उपयोगी नहीं है। इसके साथ ही आलेखन करने वाला, जो रिपोर्ट तैयार करने वाला जो विद्यार्थी होता है उसके लिए उपयोगी नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति जो इसमें की जाती है इसके द्वारा विद्यार्थियों के मूल विषय से भटकने की संभावना रहती है, वाद विवाद का रूप ग्रहण करने की इसमें आशंका रहती है और कक्षा में अनावश्यक प्रतिद्वंदिता का वातावरण उत्पन्न होना इसमें
ऐसा रहता है कि इसमें ऐसा उत्पन्न हो जाता है, वातावरण ऐसा बन जाता है, माहौल ऐसा बन जाता है कक्षा का, आपस में एक दूसरे के सहयोग की जो भावना है वो खत्म हो जाती है, आपस में सभी बच्चे एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, मस्तिष्क विप्लव विधि, मस्तिष्क मंथन विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। हमने इसके बारे में सारा कुछ इस विधि के बारे में पढ़ लिया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इसके सोपान बताए हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको ये विधि और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।